हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 उर्दू को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने पेपर 2 के लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 उर्दू को सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सीटेट पेपर 1 के लैंग्वेज 1 उर्दू को। अगर आप भी इस बार सीटेट में उर्दू लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहें। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं इस पेपर का पहला सवाल। याद रहे, ये सीटेट पेपर 1 का ज़बान 1 यानी लैंग्वेज 1 उर्दू है। पहला सवाल है सवाल नंबर 91। मिसाल से मुमासलत रखने वाली हिकमत अमली का इंतखाब कीजिए। जुमला है, मैं उस ज़ुबान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वह दुरुस्त है। ऑप्शन हमारे पास 1 तकलीद ज़ुबान, 2 ज़बानी याद कर लेना, जहन नशी कर लेना, 3 दोहराना और ऑप्शन 4 है अज़ खुद निगरानी। तो इसमें क्या, उस ज़बान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ मैं खुद, और जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वो दुरुस्त है। तो इसमें क्या है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन 4 अज़ खुद निगरानी। अब अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 92। दूसरी जमात का तालिब इल्म एक गाना गाता है। सर, कंधे, टखने और अंगूठे गाना गाते हुए उन जिस्मानी आज़ा को भी छूता है। उस्ताद किस हिकमत अमली से उन्हें पढ़ा रहा है? इसमें ऑप्शन है हमारे पास इस्तिफ़ायत पसंदी, समई लिसानी, तरसीली ज़ुबानी की तदरीस या कुल जिस्मानी रद्द अमल। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 कुल जिस्मानी रद्द अमल। इसके बाद हम सवाल नंबर 93 देख लेते हैं। तलबा साबका इकाई से मुतालिक लफ्ज़ियात के 5 सवालों के जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं। फिर वो दूसरे ग्रुप से सवालात का तबादला करते हैं और सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये किसकी मिसाल है? ऑप्शन हमारे पास हमजोलियों का अंदाज़ कदर, अज़ खुद अंदाज़ कदर, फीडबैक, पढ़ने का अंदाज़ कदर। अब ये अंदाज़ कदर आपको मालूम होगा कि इवेल्यूएशन को बोलते हैं, इवेल्यूएशन को अंदाज़ कदर बोलते हैं। इसी तरह जब जांच की बात होती है तो जांच को टेस्ट बोलते हैं और असेसमेंट को तशख़ीस बोलते हैं उर्दू में। अगर आगे कभी आए तो उसको जहन में रखेंगे। तो यहाँ एक ग्रुप है तलबा का, वो सवाल तैयार कर रहा है, फिर दूसरे ग्रुप से पूछ रहा है, तो इसमें ग्रुप की बात हो रही है, हमजोलियों की बात हो रही है। तो हमारा सही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हमजोलियों का अंदाज़ कदर। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 94। जब उस्ताद मुझे लफ्ज़ या मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। पूरी क्लास के लिए मुझे इस पर अदाकारी करनी होती है ताकि तलबा कार्ड पर लिखे लफ्ज़ या मुहावरे के बारे में क़यास कर सकें। आमोज़गारों के तबसरों की मदद से उनकी तरजीहात मालूम कीजिए। आमोज़गार फिर आगे लर्नर। ऑप्शन हमारे पास 1 जब मैं हरकी तौर पर शामिल रहता हूँ, हरकत करता हूँ, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद रखता हूँ। 2 है जब मैं देखता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद रखता हूँ। 3 जब मैं सुनता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद रखता हूँ। 4था है जब मैं कार्ड पर लिखे मुहावरों को जहन नशी कर लेता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद रखता हूँ। तो इसमें हमारा सही जवाब पहले ही हो जाएगा। सवाल जवाब ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। जब मैं हरकी तौर पर शामिल होता हूँ, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जब तलबा, तो वो चीज़ें याद रहती हैं। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 95 देखते हैं। दावा और दलील वाली बात है। दावा अलिफ है, स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक ज़बान के बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। सही। दलील है बा, लिसानी व सकाफ़ती तनव्वुर के बायस वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते। ये बात गलत है कि अगर लिसानी और सकाफ़ती तनव्वुर होता है, मुख्तलिफ लिसान के और मुख्तलिफ सकाफ़त के स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उसमें और भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये बात गलत है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, दर्जल मुतबादिल में से मौजूद तरीन का इंतखाब कीजिए। ऑप्शन 1 है अलिफ गलत है लेकिन बा सही है। ऑप्शन 2 है अलिफ और बा दोनों सही हैं और बा अलिफ की सही तौज़ी है। 3 है अलिफ और बा दोनों सही हैं लेकिन अलिफ की सही तौज़ी नहीं है, बा अलिफ की सही तौज़ी नहीं है। 4 है अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अलिफ तो सही है लेकिन बा गलत है। अब इसके बाद सवाल नंबर 96 देख लेते हैं। 5वीं जमात का माजिद अपने उस्ताद, दोस्त, यहाँ तक कि 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है। ज़बान की इस खुसूसियत को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 बोलने का अमल, 2 फितरत पसंद, 3 मानियात और 4 रोज़मर्रा मुरव्वज ज़बान। तो सही ऑप्शन हमारा 4 ही होगा, रोज़मर्रा और मुरव्वज ज़बान। इसके बाद सवाल नंबर 97 है। एक माँ देखती है कि उसका बच्चा बाज़ औक़ात ऐसी बात करता है जो कि उसने किसी बालिग को या उसके भाई बहनों को करते हुए कभी नहीं सुना था। वह तज़ब्ज़ुब में पड़ जाती है क्योंकि उसका मानना था कि बच्चे अपने ख़ानदान और आसपास के लोगों की नकल करके
زبان سیکھتے ہیں، اس کا یہ ماننا کس کے سے مطابقت رکھتا ہے؟ آپشن ہے 1 کثیر لسانیت، 2 مقامیت پسندی، 3 کرداریت پسندی، 4 تعمیریت پسندی۔ تو ہمارا یہ صحیح آپشن ہوگا آپشن 3 کرداریت پسندی، جس کو بیہیویئرزم بولتے ہیں، جس ویوہار واد، جس کے بارے میں وائیگوٹسکی اور اسکنر بات کرتے ہیں۔ تو ہمارا صحیح آپشن نمبر 3 ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 98 ہے، بچے میں آگے چل کر اکیڈمک مہارتوں اکیڈمک اسکلز کو بنیاد فراہم کرنے والی رسمی خواندگی پڑھائی کی تعلیم شروع ہونے سے پہلے فروغ پانے والی مہارتوں کو کیا کہتے ہیں اسٹارٹنگ میں؟ آپشن ہے ہمارے پاس نئی خواندگی، نیا حل، نئی درسیات، نئے عناصر۔ تو ہمارا صحیح آپشن 1 رہے گا نئی خواندگی، نیو لرننگ۔ سوال نمبر 99 ہے، دادی ماں گھر پر بچوں کو کہانیاں پڑھ کر سنانا پسند کرتی ہیں، اس طرح وہ بچوں کو نئی کتابوں اور خیالات سے متعارف کرواتی ہیں اور بچے بھی اس پورے عمل میں مستعدی سے شامل رہتے ہیں۔ اس تکنیک کو کیا کہا جاتا ہے؟ دادی اماں کہانی سنا رہی ہیں، بلند خوانی یہ تو ہے نہیں، مثالی قرأت، مشترکہ قرأت، مکالمتی قرأت۔ قرأت مطلب ریڈنگ۔ تو یہ ہمارا صحیح آپشن ہو جائے گا مکالمتی قرأت، آپشن 4، یعنی ڈائیلاگ اپروچ آف لرننگ کہی ہے، ڈائیلاگ اپروچ آف ریڈنگ۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 100، قرأت کی تدریس کا وہ طریقہ جو حروف اور صوتیوں جیسے بنیادی عناصر سے شروع ہوتا ہے اور بچوں کو بتاتا ہے کہ مجموعی قرأت شروع کرنے سے پہلے صوتیوں کو جوڑ کر الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ساختیاتی طریقہ، اوپر سے نیچے کا طریقہ، نیچے سے اوپر کا طریقہ، یا مجموعی زبان کا طریقہ؟ اس میں کیا ہے، اسٹارٹنگ میں بچوں کو الفاظ اور صوت کے بارے میں بتانا اور یہ بتانا کہ صوتیوں کو جوڑ کر پھر الفاظ بناتے ہیں۔ تو پہلے نیچے سے شروع کرتے ہیں اوپر تک، تو ہمارا صحیح آپشن 3 ہو جائے گا، نیچے سے اوپر کا طریقہ۔ سوال 101 میں ہے، دعویٰ الف اور دلیل با صوتی ہجے درست ہجے کی آموزش کی صلاحیت پر قدغن لگاتا ہے، یعنی روک لگاتا ہے۔ صوتی ہجے یعنی جو فونیٹک اسپیلنگ ہوتی ہے، جو ہم خاص کر لیتے ہیں کہ ک کی آواز کے لیے کے، اور او کی آواز کے لیے او، اور ش کی آواز کے لیے ایس ایچ، اس طرح سے ہم فونیٹک کچھ ڈیزائن کر لیں تاکہ اسپیلنگ یاد کرنے میں بچوں کو آسانی ہو۔ تو کیا اس طرح اگر فونیٹک ہم اسپیلنگ یاد کر لیتے ہیں تو کیا اصلی جو اسپیلنگ رہتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے؟ یہ بات غلط ہے، تو دعویٰ الف ہی غلط ہے۔ دلیل ہے با، جب چھوٹے بچے روایتی ہجے کی بجائے اپنے ایجاد کردہ ہجے کو برتتے ہیں تو یہ درست ہجے کی آموزش کی صلاحیت پر قدغن نہیں لگاتا۔ یہ بات صحیح ہے، تو دونوں بات اپوزٹ ہے، اگر ایک صحیح ہے تو دوسری غلط ہوگی، تو یہ والی بات صحیح ہے۔ تو اب آپشن دیکھ لیتے ہیں ہم۔ آپشن ہے 1 الف غلط ہے لیکن با صحیح ہے، تو یہی والی بات صحیح ہو جائے گی، آپشن آگے پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 102، نئی زبان کی آموزش کے وقت تلفظ کے منفرد اصولوں کے باعث بہت سے طلباء میں اکثر اعتماد کی کمی ہوتی ہے، کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے۔ اس کمی پر قابو پانے کا ایک طریقہ ہے کہ کیا طریقہ ہے؟ آپشن ہے 1 جہاں غلطیاں سرزد ہوں ان کی اصلاح کریں، 2 طلباء کلاس میں بلند خوانی کریں، زور زور سے پڑھیں، 3 کلاس میں ایسی کھیل کی شکل میں سرگرمیاں انجام دیں جن میں زبانی تعامل شامل ہو، 4 کونسلر کی مدد سے بولنے کا خصوصی طبی علاج کریں اور بولنے کی مشق کرائیں۔ تو ہمارا صحیح آپشن 3 ہو جائے گا، جہاں کہیں بھی اگر کھیل کود کر کے، ایکٹیویٹی کر کے، سرگرمیاں کر کے اگر سکھانے کی بات آئے گی تو وہاں آپ کو آنکھ بند کر کے ٹک لگا دینا ہے، کیونکہ یہی آج کل مطلوب ہے۔ سوال نمبر 103 ہے، تیسری جماعت کا استاد آموزگاروں کے نئے الفاظ دیتا ہے، درج ذیل میں سے کون سا طریقہ نئے الفاظ درج کرانے کے لیے سب سے موزوں اور مؤثر ہے؟ آپشن دیکھ لیتے ہیں۔ 1 استاد الفاظ کے معنی تختی سیاہ پر لکھ دے اور طلباء سے انہیں زبانی یاد کرنے کے لیے کہے۔ 2 استاد کو الفاظ کے ساتھ ان کے متضاد بھی بتا دینا چاہیے اور ان کی زبان میں معنی بھی بتا دینا چاہیے۔ 3 ہے استاد کو الفاظ کا مختصر تعارف کروانا چاہیے۔ 4 ہے استاد کو اپنے الفاظ کی وضاحت ان کی سیاق میں کرنا چاہیے جن میں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو چوتھا ہی یہی صحیح ہے کہ جب کوئی لفظ بتائیں تو ان کے آگے پیچھے ان کی اور وضاحت کر دیں، آگے پیچھے جہاں استعمال ہوتا ہے وہ لفظ، اس لفظ کا استعمال بھی بتا دیں گے، تو اس طرح سے یاد رہے گا۔ اب سوال نمبر 104 دیکھ لیتے ہیں، زبان کی آموزش ڈیش ہوتی ہے، مہارت ہوتی ہے، اسکل ہوتی ہے، اکتساب ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، ماحصل ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن
ऑप्शन 1 हो जाएगा महारत, कि ज़ुबान की आमोजिश एक महारत होती है, स्किल होती है, जिसको आप बढ़ा सकते हैं खुद से कोशिश करके। और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ स्किल, ये कई बार सीटेट में भी आया है और बीएड के एग्ज़ाम में भी हमने देखा है ये सवाल। इसके बाद सवाल नंबर 105 है, पढ़ने के तरीक़े। अलिफ पेशगोई, बा इस्तिंबाती अंदाज, जीम सियाक से माना अख्ज़ करना, दाल गैर मुताला, हा मतन की तरतीब व तंज़ीम की निशानदेही। अब ये तो हो गया अल्फाज। इसके बाद कारी क्या करता है, इसकी वजाहत आगे ये सारा है। लिखने के अंदाज़ की बुनियाद पर मुसन्निफ़ के एहसासात का तयन करता है, मतन के बाज़ हिस्सों की मदद से गैर मानूस अल्फाज के समझने की कोशिश करता है, उन्वानात और तारुफ़ी जुमलों की मदद से मालूमात, तरतीब और तंज़ीम के तरीक़ों को जानने की कोशिश करता है। तो इसके बाद हम सवाल नंबर ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले अलिफ पेशगोई। पेशगोई में कारी क्या करता है, पेशगोई कैसे करता है, तो इसमें से देख लेते हैं। 5 है, अलिफ का 5। मतन के मानी व मफ़हूम को समझने के लिए उन्वानात और तस्वीर की मदद लेता है। कोई टाइटल बता दिया और कोई तस्वीर दिखा दी तो 1 का 5 हो गया, सॉरी अलिफ का 5 हो गया। बा है इस्तिंबाती अंदाज़। इस्तिंबाती अंदाज़ आपका लिखने के अंदाज़ की बुनियाद पर मुसन्निफ़ के एहसासात का तयन, तो बा का अलिफ। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन कहाँ है, अलिफ 5 दूसरे ऑप्शन में है, तो सही ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। अलिफ का 5, बा का अलिफ, जीम का दाल। मतलब जीम में क्या है, सियाक से माना अख्ज़ करना, तो जीम का 2, जीम में है सियाक से माना अख्ज़ करना, और 2 में है मतन के बाज़ हिस्सों की मदद से गैर मानूस अल्फाज को समझने की कोशिश करना। मतलब कुछ अल्फाज मालूम हैं, कुछ के माने मालूम नहीं है, तो दूसरे आगे पीछे मालूम करके आगे पीछे से अंदाज़ा लगाकर आगे का मालूम कर लेना। उसके बाद आपका दाल का 4 है, तो दाल में है गैर मुताला, और 4 में है किसी मतन में ज़ुबान के बरतने के तरीक़ों पर तवज्जो मरकूज़ करता है। उसके बाद है हा का 3, तो हा में है मतन की तरतीब व तंज़ीम की निशानदेही, तो इसमें भी है, 3 में भी है उन्वानात और तारुफ़ी जुमलों की मदद से मालूमात की तरतीब व तंज़ीम के तरीक़े को जानने की कोशिश करता है। तो ये हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बाकी PDF मिलेगी तो वहाँ सही से देख लेंगे आप। इसके बाद हम इससे पहले के सवाल नंबर 106 शुरू करें। अब यहाँ से पैराग्राफ शुरू होता है, यहाँ आपको पढ़ के सुनाई देता हूँ मैं, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी कर लेंगे। पौधे हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। ये मुख्तलिफ़ माहौल में पाए जाते हैं, हत्ता कि रेगिस्तान में भी बहुत से पौधे नशोनुमा पाते हैं। रेगिस्तानी पौधे के जिस्म मोटे रेशेदार और फूले होते हैं, क्योंकि ये अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं, जो इन्हें लंबे अरसे तक ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती है तो यह ज़ख़ीरा उनके काम आता है। एक आम पौधा अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पानी को जज़्ब कर लेता है, और पानी के ज़ायद मक़दार उसके पत्तों और फ़िज़ा में खारिज होती रहती है, इसलिए दरख्तों के नीचे जाने से हमें ठंडक का एहसास होता है। रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जसामत में छोटे हैं, बल्कि ये कांटों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उनका रंग भी स्याही माइल होता है। इसका दूसरा फ़ायदा यह होता है कि जुगाली करने वाले जानवर उन पर मुँह मारने से गुरेज करते हैं। चलिए अब सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 106, रेगिस्तानी पौधों के जिस्म कैसे होते हैं? नोकदार और कांटे वाले होते हैं, मोटे रेशेदार और फूले हुए होते हैं, नुकीले खुरदरे होते हैं या खारदार होते हैं? तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, मोटे रेशेदार फूले हुए होते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 107 में है, रेगिस्तानी पौधे अपने जिस्म में कौन सा ज़ख़ीरा रखते हैं? ऑप्शन 1 है, ये अपने जिस्म में रेशेदार चीज़ों को महफूज रखते हैं। 2, ये अपने जिस्म में कांटेदार झाड़ियों को महफूज रखते हैं। ऑप्शन 3 है, ये अपने जिस्म में कांटे और कीड़े मकोड़े महफूज रखते हैं। और चौथा है, ये अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, ये अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। अब सवाल नंबर 108 देख लेते हैं। 108 नीचे ही था। 108, ये ज़ख़ीरा कब उनके काम आता है? रेगिस्तानी तूफ़ान के बाद काम आता है, गर्मी के मौसम में जब ये सूखने लगते हैं, या ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती है, गर्म हवा जब चलती है तब काम आता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा कि ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती है। इसके बाद सवाल नंबर 109, रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जसामत में कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं, फैले हुए होते हैं, छोटे होते हैं, लंबे होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा छोटे होते हैं। रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जसामत में छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि कांटों का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कांटे हो जाते हैं, सूख के कांटे हो जाते हैं। सवाल नंबर 110 है, रेगिस्तानी पौधे का रंग कैसा होता है?
स्याही माइल होता है, सुर्खी माइल होता है, मैला मटमैला होता है, कत्थई रंग वाला होता है। तो ऑप्शन एक ही हमारा सही होगा, स्याही माइल होता है। सवाल नंबर 111 में दरख्तों के नीचे जाने से ठंडक का एहसास क्यों होता है? एक, पौधे में सूरज की रोशनी और हवा की ज़्यादती की वजह से, पौधे में पानी की ज़ायद मकदार और उसके पत्तों और फ़िज़ा में खारिज होते रहने की वजह से, पौधे में ज़्यादा पानी देने की वजह से, पौधे में खाद और पानी देने की वजह से। तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, पौधे में पानी की ज़ायद मकदार और उसके पत्तों और फ़िज़ा में खारिज होते रहने की वजह से ठंडक महसूस होती है। सवाल नंबर 112 देख लेते हैं। रेगिस्तान के पौधे का कांटों की शक्ल में होने की वजह से उन्हें क्या फ़ायदा होता है? जुगाली करने वाले जानवर उन पर मुँह मारने से गुरेज करते हैं, और यही हमारा एक सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1। इसके बाद सवाल नंबर 113 है, एहसास की जमा क्या है? वाहिद जमा का सवाल आ गया। हिस्सियतों, एहसासात, हिस्सियातों, हिस्सियातें। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, एहसासात। सवाल नंबर 114 में फ़ायदा का मुतज़ाद क्या है? फ़ायदा नुकसान, नुकसान फ़ायदा। तो फ़ायदा का मुतज़ाद नुकसान हो जाएगा। मुज़िर का मुफीद होगा, फैज़ान का मुज़िर होगा, फैज़याब का गैर फैज़याब। अब अगला सवाल देखने से पहले एक फिर पैराग्राफ है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, कनात न कर आलम रंग व बू पर चमन और भी है, आशियाँ और भी हैं, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामाते आहो फ़ुगां और भी हैं, इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मकां और भी हैं, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। सबसे पहले तो शायर कौन है इसके? शायर अल्लामा इकबाल साहब हैं, बांगेदरा में है ये नज़म है। सवाल नंबर 115 है, शायर ने दूसरे मिसरे में किसके इम्तिहान की बात कही है? ज़ब्त के इम्तिहान की, इश्क के इम्तिहान की, सब्र के इम्तिहान की, ज़िंदगी के इम्तिहान की। तो सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2, इश्क के इम्तिहान की। सवाल नंबर 116 में है, शायर ने किस पर क़नाअत न करने की बात कही है? आलम रंगो पू पर, आलम रंजो गम पर, आलम मसरत व इम्बिसात पर, आलम निशात व अलम पर। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, आलम रंगो बू पर। सवाल नंबर 117 है, शायर ने शाहीन के काम को कहा है। 1, दूसरे परिंदों से लड़ना, तन्हाई में बैठना, परवाज़ करना, पहाड़ों में रहना। तो परवाज़ करना, ऑप्शन 3 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 118 में है, शायर किस में उलझ कर न रहने की बात कर रहा है? सुबह शाम में, रोज़ो शब में, रंजो गम में, या दुख दर्द में? तो सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, रोज़ो शब में। इसके बाद सवाल नंबर 119, अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, बोल ही दिया मैं। झेल में दिए गए लफ्ज़ों से सही लफ्ज़ भरिए। तो ऑप्शन 3 में है नशेमन। इसके बाद सवाल नंबर 120 और इस पेपर का यानी लैंग्वेज 1 उर्दू का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 120, गम का मुतज़ाद है गम, खुशी। बाकी गम का सही ऑप्शन हो जाएगा 2, खुशी। बाकी दुख, मायूसी, उदासी, ये सारे गम के माने में हैं। तो एक खुशी है जो इसका मुतज़ाद होगा। तो ये था आज का हमारा पेपर, सीटेट पेपर 1 का लैंग्वेज 1 उर्दू। कल हम इंशाल्लाह लैंग्वेज 2 उर्दू को भी सॉल्व कर देंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इसके अलावा अगर और भी पेपर्स आप देखना चाहते हैं जो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ ज़रूर देखें। और अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आपको PDF भी मिल जाएगी। शुक्रिया।